गांधी विद्या मंदिर संचालित कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय येवला संस्था के हिंदी एवं मराठी अभ्यास मंडल द्वारा आयोजित महाविद्यालय के स्वर्ण महोत्सव वर्ष तथा हमारे देश के स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष एवं आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी गणमान्य आप सभी प्रमुख अतिथियों का मैं संस्था की ओर से, महाविद्यालय की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से मनपूर्वक स्वागत करता हूं। आज जिस राष्ट्रीय वेबिनार का हमने आयोजन किया है, उस राष्ट्रीय वेबिनार का विषय है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी, मराठी और अंग्रेजी साहित्य का योगदान। इस वेबिनार के लिए उपस्थित हमारे संस्था के सह सचिव, हमारे मार्गदर्शक, महाविद्यालय विकास समिति के प्रमुख तथा आज के वेबिनार के उद्घाटक श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर VS मोरे सर, जिनका येवला महाविद्यालय से एक पारिवारिक रिश्ता है। इस महाविद्यालय की जड़ें आज जो मजबूत है, निसंदेह सर आपकी अमूल्य एवं अतुलनीय योगदान का ये परिणाम है। इस स्वर्ण महोत्सव वर्ष के उद्घाटन में उपलक्ष्य में आज जो वेबिनार आयोजित किया है, उसके लिए आज उपस्थित है। निसंदेह हमारे लिए आज ये गौरव की बात है। दूसरे हमारे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर योगिता हिरे मैडम जी, जो महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था की ट्रस्टी एवं एलिवेच महाविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष में कार्यरत है। आदरणीय योगिता हिरे मैडम जी का भी मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक, एलिवेच महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर BS जगदाले सर तथा हमारे संस्था के ट्रस्टी, एक आदर्श जिनका मार्गदर्शन निरंतर हमें प्राप्त होता है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, जो नवीनता और छात्रोपयोगी योजना के लिए कार्यरत है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर BS जगदाले सर जी का भी मैं स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच जो विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित है डॉक्टर आरती पाठक मैडम जी, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से है। मैं मैडम आपका संस्था की ओर से, महाविद्यालय की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से, पाठक मैडम मैं आपका मनपूर्वक स्वागत करता हूं। दूसरे हमारे प्रमुख अतिथि हमारे बड़े भ्राता के समान, जिनका स्नेह हमें निरंतर मिलता है, वैसे गुजरात अहमदाबाद से डॉक्टर गिलजी भाई भाटिया सर जी, आप यहाँ उपस्थित है। समस्त व्यस्तता के बावजूद भी मैं आपका संस्था की ओर से, महाविद्यालय की ओर से मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। हमारे संस्था की कला संकाय की अधिष्ठाता आदरणीय डॉक्टर मृणाल भारद्वाज मैडम उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर भाऊ साहेब गमे सर, हमारे हिंदी, मराठी अभ्यास मंडल के सभी सम्मानित सदस्य, हमारे महाविद्यालय के सभी पदाधिकारी तथा छात्र की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, इन सब का स्वागत करता हूं। और आपको पता होगा सर कि जो महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था का ये येवला महाविद्यालय आज जो ये आयोजन कर रहा है, इस येवला महाविद्यालय को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। स्वर्ण महोत्सव वर्ष हम मना रहे हैं और संयोग की बात है कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। और इसी उपलक्ष्य में देश के स्वाधीनता सेनानियों ने, विशेषतः हमारे साहित्यकारों ने, जो देश के स्वाधीनता में अपना योगदान दिया, अमूल्य ऐसा साहित्य लिखा, उनका स्मरण हमें हो, उनकी याद हमें हो, उनका कहीं ना कहीं तो बाकी लोगों के लिए उनका परिचय हो, इस उदात्त हेतु से आज इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। विशेष बात आपको मैं केवल एक ही बात बताना चाहता हूं सर, हमारी संस्था का नाम महात्मा गांधी विद्या मंदिर है और हमारी संस्था के संस्थापक जो है कर्मवीर भाऊ साहेब हिरे, ये भी महाराष्ट्र के नहीं, देश के अग्रणी स्वाधीनता सेनानी थे। और महात्मा गांधी जी के विचारों का प्रभाव हमारे कर्मवीर भाऊ साहेब हिरे जी पर पड़ा और कर्मवीर भाऊ साहेब हिरे जी महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। उस समय देश के अग्रणी नेता में हमारे कर्मवीर जी का नाम लिया जाता है और इसीलिए महात्मा गांधी को के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण कर दे तो हमारी संस्था का नाम रखा गया है। यह हमारी संस्था के लिए और हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। पुनश्च एक बार मैं आप सभी विद्वानों का स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य प्रस्तावित करने हेतु मैं एसकेएच महिला महाविद्यालय की हिंदी विभाग अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर मेरे मैडम से प्रार्थना करता हूं कि वह प्रार्थना प्रस्तावित करें। नमस्कार। सर्वप्रथम महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था के संवर्धक, संस्थापक, शिक्षा एवं सहकार महर्षि कर्मवीर भाऊ साहेब हिरे, संवर्धक
लोकनेता वेंकटराव जी हिरे एवं विद्या की अधिष्ठात्री माँ श्री शारदा को विनम्र अभिवादन। महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचालित कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय येवला हिंदी विभाग एवं हिंदी अध्ययन मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित महाविद्यालय के स्वर्ण वर्ष, भारतीय स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष एवं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी, मराठी एवं अंग्रेजी साहित्य का योगदान विषय पर आयोजित राष्ट्रीय ई संगोष्ठी की मार्गदर्शक आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आरती जी पाठक, आदरणीय डॉक्टर गेलजी भाई भाटिया, विशेष अतिथि के रूप में महात्मा गांधी विद्या मंदिर नासिक की न्यासी एवं हिंदी विभागाध्यक्षा, लोकनेते वेंकटराव हिरे महाविद्यालय पंचवटी नासिक से आदरणीय डॉक्टर योगिता जी हिरे, संगोष्ठी के उद्घाटक, महात्मा गांधी विद्या मंदिर के सह सचिव एवं महाविद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर VS मोरे जी, महात्मा गांधी विद्या मंदिर की मानवी की विद्या शाखा की अधिष्ठाता माननीय प्रोफेसर मृणाल भारद्वाज, इसके साथ ही LVH कॉलेज पंचवटी नासिक के प्राचार्य एवं महात्मा गांधी विद्या मंदिर नासिक के न्यासी आदरणीय डॉक्टर BS जगदाले जी, आज की इस संगोष्ठी के अध्यक्ष तथा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय येवला के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर भाऊसाहेब जिगमे, हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर RN वाकले, प्राध्यापक के बच्चाव, हिंदी अध्ययन मंडल नासिक की अध्यक्ष डॉक्टर पूनम बोरसे, महाविद्यालय के उप प्राचार्य माननीय प्राध्यापक शिवाजी गायकवाड़, शैक्षिक पर्यवेक्षक डॉक्टर अरुण वनारसे एवं संयोजन समिति तथा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय येवला के सभी सहकर्मी वृंद तथा सभी प्रतिभागी प्राध्यापक, सहकर्मी वृंद, छात्र एवं छात्राएं, आप सभी का कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय येवला की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। महोदय, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अहिंसक बनाने के महात्मा गांधी जी के संकल्प के कारण भारत में आजादी की अधिकांश लड़ाई कलम से ही लड़ी गई है। यह कलम ही थी जिसने जनमानस को सचेत किया। देश की स्वतंत्रता के लिए सन 1857 से लेकर 1947 तक क्रांतिकारियों व आंदोलनकारियों के साथ ही लेखकों, कवियों और पत्रकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हीं की गौरव गाथा आज स्वतंत्रता के मूल्य को बनाए रखने की प्रेरणा हमें देती है। हिंदी साहित्य का यदि विचार किया जाए तो प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देश प्रेम की भावना को जगाने के लिए कारगर सिद्ध हुई है। वीर सावरकर की 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम हो या पंडित नेहरू की भारत एक खोज या फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य तथा शरद बाबू का उपन्यास पथ के दावेदार, इसे जिसने भी पढ़ा उसने घर परिवार की चिंता छोड़कर देश की खातिर अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए स्वतंत्रता के महासमर में अपने आप को झोंक दिया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती में देश प्रेम की भावना को सर्वोपरि माना गया, तो वहीं सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता को कैसे भुलाया जा सकता है। इस कविता ने अंग्रेजों की चुनी मिलाकर रख दी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसे आज भी सुनते हैं तो शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के पंडित श्याम नारायण पांडेय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या इकबाल जैसे जो साहित्यकार रहे हैं, तो उनकी रचनाएं आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा सकती हैं। इनकी रचनाएं जो रही है वो वीर रस वाली कविताएं रही है, जिसने जनता में एक नई चेतना निर्माण की थी। इसी श्रृंखला में अनगिनत साहित्यकार हिंदी साहित्य के
बताए जा सकते हैं। इसी प्रकार बंकिम चंद्र चटर्जी का देश प्रेम से ओतप्रोत वंदे मातरम गीत आजादी के परवानों को प्रेरित करता रहा है। इस प्रकार के गीतों को सुनकर श्रद्धा, भक्ति व स्वाभिमान की प्रेरणा से लाखों युवक हंसते हंसते देश की खातिर फांसी के फंदे चढ़ गए थे। वहीं पर हमारा राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर का योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार से मराठी साहित्य का यदि उदाहरण ले तो विनोबा भावे, महात्मा फुले, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, वीदा सावरकर, वसंत बापट की रचनाओं और अंग्रेजी साहित्य में आर.के. नारायण, पुष्पवंत सिंह, राजा राव, मूलक राज आनंद जैसे साहित्यकारों की रचनाएं आज भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को हमें प्रेरित करती है या उसका इतिहास दर्शाती है। छात्रों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और साहित्य का अन्योन्याश्रित संबंध समझ में आना चाहिए और इस आजादी को बनाए रखने के लिए अपना भी कुछ कर्तव्य है, उन मूल्यों को जतन करना चाहिए। इसी विचार से प्रेरित होकर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मराठी, हिंदी, अंग्रेजी साहित्य का योगदान ये रखा गया है। आज इस आभासी मंच से प्रस्तुत विषय पर चर्चा होगी। प्रभृति विद्वजनों के विचारों को सुनने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा अवसर सुअवसर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय येवला ने प्रस्तुत किया है। मैं पुनः आभासी राष्ट्रीय ई संगोष्ठी के लिए उपस्थित सभी महानुभावों, विद्वानों एवं छात्र छात्राओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और प्रास्ताविक को पूर्ण विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार। धन्यवाद मैडम, बहुत ही सटीक और बहुत ही सुंदर विवेचन आपने किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सभी अतिथियों को बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि विविध महाविद्यालयों के प्राध्यापकों द्वारा जो आज इस संगोष्ठ वेबिनार का विषय रखा गया है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी, मराठी और अंग्रेजी भाषा का योगदान, इस पर अनेक विद्वानों द्वारा शोध आलेख आए हैं और उन शोध आलेख का विमोचन आज हम यहाँ करने वाले हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में जो जो साहित्यकारों ने योगदान दिया है, उन साहित्यकारों पर ये शोध आलेख निसंदेह हमारे छात्रों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी होंगे। मैं हमारे आज के उद्घाटक महात्मा गांधी विद्या मंदिर के सह सचिव आदरणीय डॉक्टर वी.एस. मोरे सर जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि सर आप इस जर्नल का विधिवत ऑनलाइन विमोचन करें। आपसे विनम्र निवेदन है कि विमोचन करें। इससे पहले कोलते सर तांत्रिक सहायक है, उनको प्रार्थना करता हूं कि वह स्क्रीन पर उस का जो वो कुछ दिखाने का कष्ट ले। डॉक्टर कोलते सर जी से प्रार्थना है कि जर्नल जो है उस जर्नल का मुख्य पृष्ठ जो है, मुख्य पृष्ठ यहाँ लिखा है, ये इस तरह से वो उस रिसर्च जर्नल जो है, रिसर्च जर्नल का मुख्य पृष्ठ है और उस मुख्य पृष्ठ से यहाँ कम से कम हमारे 40 के आसपास शोध आलेख इसमें प्रकाशित हुए हैं। तीनों भाषाओं के विद्वानों ने यहाँ दिया है, अधिकतर हिंदी है, मराठी, अंग्रेजी, तीनों भाषाओं के विद्वानों ने यहाँ अपने शोध आलेख दिए हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर मोरे सर जी से विनम्र निवेदन करता हूं, जो हमारे महात्मा गांधी विद्या मंदिर के सह सचिव है, आज के कार्यक्रम के उद्घाटक है, कि वे इसका विधिवत उद्घाटन की घोषणा करें और हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय मोरे सर। धन्यवाद सर। आप सभी का हिंदी दिन के अवसर पर स्वागत है। आज के प्रमुख अतिथि जो हमें प्राप्त हुए हैं, डॉक्टर आरती पाठक, डॉक्टर गेलजी भाई भाटिया, इस समय ये संगोष्ठी में जो शामिल हुए हैं उनमें हमारे कार्यकारिणी के सदस्य श्रीमती सौभाग्यवती योगिताताई हिरे, ट्रस्टी और लोकनेते वेंकटराव हिरे जी महाविद्यालय के प्राध्यापिका, हमारे सहयोगी प्राध्यापक संस्था के ट्रस्टी डॉक्टर बी.एस. जगदाळे सर, इस समय ये संगोष्ठी में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक जो हमें यहाँ आपका अवसर देके आए हैं, उनका भी मैं यहाँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
इस संगोष्ठी का आयोजन जिस महाविद्यालय ने किया है वो आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉलेज येवला, जिसमें मैंने मेरी नौकरी की शुरुआत की थी और आज मैं 50 साल पूरे करके ये संस्था के जो कार्यकारिणी है उसमें विश्वस्त और सहसचिव ऐसा पदभार संभाल रहा हूँ। जो मुझे सब कुछ मिला वो शुरू से ही येवला महाविद्यालय से मिला, वहां से ही मैंने सब हासिल किया और मैं ये यहाँ तक पहुंच गया। आज के कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रिंसिपल भाऊसाहेब गमे सर, यहाँ उपस्थित अपने डीन डॉक्टर मृणाल भारद्वाज, जिसने अभी शुरुआत में आपको सब यानी कि पार्श्वभूमि बताई, डॉक्टर अनिता नेरे, इस महाविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रमुख वाकड़े सर, हिंदी विभाग के प्राध्यापक बच्चाव सर, पंचवटी महाविद्यालय की डॉक्टर पूनम बोरशे और इस महाविद्यालय के सब उप प्राचार्य, प्राध्यापक गण और विद्यार्थी, आप सबका महात्मा गांधी विद्या मंदिर और कला एवं विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय येवला की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही कि येवला महाविद्यालय के 50 साल पूरे हो चुके हैं। हम 51 इयर्स में पदार्पण करके अब ये सब मना रहे हैं। इसीलिए आप सबको ये आगे लाने के लिए जो आप कष्ट उठा रहे हैं उसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। विषय जो है वो बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अमृत महोत्सव हमारा स्वतंत्रता दिन का बना रहे हैं और ये स्वतंत्रता दिन का अमृत महोत्सव मनाते समय उसका उचित गौरव होना चाहिए और इसीलिए इन्होंने जो लेखक है उनसे स्वतंत्रता के संबंध में अपना लेख मंगवाए हैं, आर्टिकल्स मंगवाए हैं और ये रिसर्च पेपर सब जो है वो उनका प्रकाशन अभी इन्होंने किया है। मैं पहले ये जो रिसर्च जर्नल का है उसका जो हेडिंग या टाइटल दिया है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्य का योगदान, ये जो रिसर्च हम बुक पब्लिश कर रहे हैं उसका विमोचन हो गया हो, ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। आपको सबको बधाई। धन्यवाद। स्पीकर गणेश कौन है? गणेश, आपका स्पीकर बंद कर दीजिए प्लीज, गणेश जी। आप सभी विद्वान यहाँ उपस्थित है, आप सबको हिंदी के बारे में और आंदोलन के बारे में आपको ये जो पार्टिसिपेट हुए हैं उनको बताना है, इसीलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ। फिर भी आप लोग यहाँ आए, फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ और ये आगे का प्रोग्राम शुरू करने के लिए मैं विनंती करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मोरे सर, धन्यवाद मामा श्री, आपने अपना अमूल्य समय दिया और आपने महाविद्यालय के प्रति अपनी जो कुछ शुभकामनाएं व्यक्त की उसके लिए महाविद्यालय परिवार की ओर से हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे मार्गदर्शक एलवीएच महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं संस्था के ट्रस्टी, निसंदेह जिनके मार्गदर्शन हमें निरंतर प्राप्त होता है, उच्च शिक्षा में निरंतर छात्र उपयोगी एवं संस्था के हित में निरंतर क्रियाशील रहने वाले ऐसे आदरणीय डॉक्टर बी.एस. जगदाले सर जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि सर जी हमें केवल शुभेच्छा, आप व्यस्तता में है हमें पता है, फिर भी आप शुभेच्छा के रूप में आप 2 शब्द कहे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आदरणीय डॉक्टर जगदाले। हिंदी दिन के अवसर पर सबको शुभकामना देता हूँ। स्वतंत्र की अमृत महोत्सव दिन और अपने कॉलेज का स्वर्ण महोत्सव वर्ष, इसके औचित्य पर आज का हिंदी दिन आपको सब हिंदी पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सबको शुभकामना देके, और एक अच्छी बात है कि अपने संगोष्ठी में जो भी रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, दैट रिसर्च जर्नी हैविंग ए यूजीसी के लिस्ट में उनका नाम है, ऐसे जर्नल से आप पब्लिश कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। सबको शुभकामना देके वी आर ईगर टू लिसन टुडेज चीफ गेस्ट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस फंक्शन। थैंक यू।
धन्यवाद सर, आपके 2 शब्द भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। निसंदेह आपका ये जो कुछ का आशीर्वाद है या जो कुछ है उसको हम अपना एक तर्क मानकर आगे चलते हैं। मैं इस कला संकाय की अधिष्ठाता आदरणीय डॉक्टर भारद्वाज मैडम से कहता हूं कि वो केवल 2 मिनट क्यों ना हो हमें शुभेच्छा दे। आदरणीय डॉक्टर भारद्वाज मैडम। भारद्वाज मैडम है मीटिंग मध्ये आहेत कुठेतरी। ओके, धन्यवाद मैडम। आज के जो प्रमुख अतिथि हैं, उन प्रमुख अतिथि जो हमारे लिए गौरव की बात है कि बहुत बड़े विद्वत है और ऐसे प्रमुख अतिथियों का परिचय हमारे सामने होना आवश्यक है। मैं आदरणीय डॉक्टर हमारे हिंदी विभाग अध्यक्ष वाकले सर जी से प्रार्थना करता हूं कि वो प्रमुख अतिथियों का परिचय हमारे समक्ष रखे। आदरणीय वाकले सर। सभी को नमस्ते। कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय येवला हिंदी विभाग एवं हिंदी अध्ययन मंडल के संयुक्त तत्वावधान द्वारा आयोजित 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आभासी संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है। इस संगोष्ठी के लिए मार्गदर्शक के रूप में आज हमें 2 वक्ता मार्गदर्शन करने वाले हैं और इनका परिचय मैं रघुनाथ वाकले कर रहा हूं। सर्वप्रथम डॉक्टर आरती पाठक जी का मैं परिचय दे रहा हूं। मैडम जी 15-16 वर्ष से अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में अध्यापन का कार्य कर रही है। मैडम के 4 छात्र एमफिल हो चुके हैं और 3 छात्र पीएचडी का संशोधन कार्य मैडम के मार्गदर्शन में या निर्देशन में कर रहे हैं। मैडम के 25 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। 6 किताबों का मैडम ने ग्रंथ सार भी लिखा है और 11 वर्ष से मैडम कोर्स वर्क में व्याख्याता के रूप में मार्गदर्शन निरंतर कर रही है। वैसे राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैडम के 20 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैडम ने पर पत्र का भी वाचन किया है। 12 वेबिनार में मैडम प्रमुख वक्ता के रूप में मार्गदर्शन भी किया है। वैसे मैडम रिफ्रेशर एफडीपी कोर्स में कई कार्यशाला में भी मार्गदर्शन के रूप में मैडम मार्गदर्शन करती है और समाज भाषा विज्ञान में मैडम ने एक किताब लिखी है। नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली साहित्य सम्मेलन प्रयाग में आलोचना हिंदी पत्रिका विश्व हिंदी संगठन और विमूल्य विमर्श पत्रिका में मैडम आजीवन सदस्य के रूप में विराजमान है। मैडम का विशेष अनुभव अपने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था रायपुर में बीए के छात्रों को भी पढ़ाया है। सचर ही पत्रिका में विशेष रूप में मैडम काम कर रही है और मैडम को सम्मान भी प्राप्त हुआ है। स्वर्ण पदक मिला है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन में संवाद प्रतियोगिता में मैडम को भी प्रथम स्थान मिला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सम्मान भी मैडम को मिल चुका है। मैडम का परिचय वैसा काफी लंबा बड़ा होने के कारण यानी समय के अवधि में मैं मैडम का परिचय यहाँ पर समाप्त करता हूँ। दूसरे प्रमुख व्याख्याता के रूप में हमें उपस्थित हुए डॉक्टर गेलजी भाटिया सर हिंदी भवन गुजरात विद्यापीठ में अध्यापन का कार्य कई वर्षों से कर रहे हैं। सर जी ने गुजरात विद्यापीठ में पीएचडी की उपाधि भी हासिल की है। अखिल भारतीय अनुवाद परिषद गांधी विचार परीक्षा प्रयोजन मूलक हिंदी में सर ने सर्टिफिकेट कोर्स भी पूरा किया है। भाषा विज्ञान अनुवाद विज्ञान समकालीन हिंदी कथा साहित्य में सर जी को विशेष अभिरुचि दिखाई देती है। साहित्य की अंत चेतना साहित्य मीमांसा हिंदी गुजराती भाषा का तुलनात्मक अध्ययन सर ने किया है। वैसे सर जी ने
राष्ट्रीय संगोष्ठी में 50 आलेख प्रस्तुत किए, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 20 से अधिक आलेख भी प्रस्तुत किए। प्रादेशिक संगोष्ठी में सर ने 10 और वर्कशॉप में भी हिस्सा लिया हुआ। सर जी के निर्देशन में एमफिल के 2 छात्र और पीएचडी के 3 छात्र काम कर रहे। ऐसा सर जी यानी गेल जी भाई का परिचय मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और हमें जो तीसरे उद्घाटक के रूप में उपस्थित हुए डॉक्टर वीएस मोरे जी। सर 50 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए मसागा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ वाणिज्य विभाग के अधिष्ठाता के रूप में आपका कार्य सर प्रशंसनीय है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय परिसंवादों में सर आपका योगदान है। वर्तमान में आप महाराष्ट्र के अग्रगण्य संस्था महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था के सह सचिव के रूप में कार्यरत है और हमें हमेशा के लिए निरंतर सर मार्गदर्शन करते। इस प्रकार मैं अपना परिचय समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। परिचय वैसे व्यक्ति की वाणी से ही होता है। व्यक्ति की वाणी जो होती है वो वाणी मेरी वाणी चाहिए या मेरा परिचय चाहिए, ऐसा बहुत सारे कवियों ने कहा है। मैं डॉक्टर आरती पाठक जो रायपुर छत्तीसगढ़ से है, जो आज के प्रमुख अतिथि के रूप में है। मैडम जी, आपने हमारे इस फोन पर अनुरोध पर आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। मैं हृदय से संस्था की ओर से महाविद्यालय से आपका स्वागत करता हूं और आपको विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपना मंतव्य रखें। डॉक्टर आरती पाठक मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मंच से सर्वप्रथम सरस्वती श्रुति महती महीयताम कला व वाणिज्य महाविद्यालय एवला नासिक द्वारा आज इस ई वेबिनार का, जिसका विषय रखा गया है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी, मराठी और अंग्रेजी साहित्य का योगदान, में उपस्थित मंचस्थ सभी अतिथि वरेण्य अतिथियों को, आदरणीय डॉक्टर जगदावले जी, आदरणीय डॉक्टर मोरे जी, आदरणीय डॉक्टर योगिता जी, आदरणीय डॉक्टर गमे जी, आदरणीय डॉक्टर भाटिया जी एवं संयोजक डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर बागले जी के साथ साथ समस्त सुधीजन, सभी प्राध्यापक गण, महाविद्यालय के प्राचार्य, ट्रस्टी एवं आभासी पटल से जुड़े हुए समस्त विद्वज्जन, सुधीजन, श्रोता गणों का मैं सादर अभिवादन करती हूँ, प्रेषित करती हूँ और हिंदी दिवस की अनेकानेक मंगल कामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ अभी वक्तव्य से मुझे ये भी पता चला कि येवला महाविद्यालय का ये 50वां स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। उसकी भी कोटिशा बधाई आप सभी को। जैसा कि विषय रखा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी, मराठी और अंग्रेजी साहित्य का योगदान, मेरा जो विषय है, जिस विषय पे मैं अपनी विचार रखना आप तक रखने का प्रयास करूंगी, हिंदी भाषा और साहित्य के विषय में मैं अपनी कुछ बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। देखिए, भाषा जो है विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है, आप हम सभी जानते हैं। अभी अभी परिचय के दौरान आदरणीय ने वाणी की बात की, तो हमारे यहाँ आचार्य दंडी हुए प्रख्यात आचार्य थे, जिन्होंने शब्द को ज्योति कहा। यानी कि अगर शब्द ना हो या भाषा ना हो तो संसार जो है वो पूरी तरीके से अंधकारमय होगा। यानी भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति, अपने विचारों को समाज में, साहित्य में स्थान देते हैं और उन्हीं विचारों से निरंतर हम प्रगति करते रहते हैं, नए नए आविष्कार करते रहते हैं, नए नए प्रतिमान गढ़ते रहते हैं। तो इस विषय पे मैं अपनी बात रखती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा चेतना का प्रवाह है। वह जड़ता, शिथिलता को नष्ट करते हुए गतिशीलता का संचार करती है, तमस को भेद कर प्रकाश का संचार करती है। और समाज जब भाषा चलती है तो केवल अपने आप में भाषा नहीं चलती है,
वह एक समाज को लेके चलती है, उस समाज की संस्कृति को लेके चलती है, उस समाज के एक गौरवशाली इतिहास को लेके चलती है। कहने का मतलब कि जब भाषा चलती है तो भाषा समग्रता को लेके चलती है। विचार के स्तर पर इसने भारत को संस्कार दिया, भावों के स्तर पर इसने भारत को परिष्कृत किया तथा अभिव्यक्ति के स्तर पर इसने भारत को विचारपूर्ण वाचालता, भावपूर्ण मुखरता और कलापूर्ण सरसता प्रदान की। हिंदी हजारों वर्षों से केंद्रीय भाषा के रूप में साहित्यिक प्रयत्नों के साथ साथ सामान्य जनजीवन की अभिव्यक्ति की महत्वपूर्ण आधारशिला रही है। भारत की राष्ट्रभाषा भारत की ही कोई अपनी भाषा या बोली हो सकती है, कोई विदेशी भाषा नहीं। यह हम सभी को समझना समाचीन होगा, क्योंकि किसी भी विदेशी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने वालों को यह समझना चाहिए कि थोपी हुई विदेशी भाषा राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा का समाचीन संवाहिका नहीं हो सकती है और किसी भी राष्ट्र को त्वरा प्रदान करने के लिए उस राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा की महती भूमिका होती है। कोई भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा उसकी संस्कृति की धड़कन होती है। 1864 में मराठी विद्वान पेठे ने मराठी में राष्ट्रभाषा नामक एक पुस्तक लिखी और उन्होंने उसमें यह पुरजोर से अपनी बात रखी कि इस पराधीन भारत को एक राष्ट्रभाषा की नितांत आवश्यकता है। प्लीज माइक बंद करा। सोनवणे सर, अनंता सोनवणे। सोनवणे सर, आनंद सोनवणे सर, माइक बंद करा प्लीज। ओके मैडम, कंटिन्यू कीजिए मैडम। तो उन्होंने अपनी इस पुस्तक में ये पुरजोर समर्थन किया कि किसी भी राष्ट्र के लिए यह नितांत आवश्यक है कि उसकी अपनी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और भारत की लगभग 60% आबादी जो है वो अपनी अभिव्यक्ति जो है वो हिंदी भाषा में करती है और कोई भी राष्ट्रभाषा जो होती है वो उस राष्ट्र के लिए एक अमृत अमोघ औषधि के समान होती है। यानी अगर हम कितने भी संस्कारित हों, कितने भी विज्ञान और तकनीकी में निपुण हों, पर अगर हमारी भाषा की अपनी समर्थ नहीं है, हम अपने भाषा के प्रति जागरूक नहीं है और हमारी एक संगठित या व्यवस्थित कोई भाषा नहीं है, तो वो राष्ट्र को सशक्तता भाषाई दृष्टिकोण से नहीं दे सकती है। और जब हम साहित्य की बात करते हैं, जब हम रचनाओं की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की बात करते हैं, अभिव्यक्ति चाहे लेखन के माध्यम से हो या मौखिक संप्रेषण के माध्यम से हो, हम सभी विद्वत जन हैं, सुधी जन है, सबको पता है कि बहुत ही वरिष्ठ कड़ी में भाषा का अपना एक बहुत बड़ा एक विशिष्ट महत्व होता है। स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रभाषा आंदोलन साथ साथ चले, ये एक दूसरे के पर्याय थे। राष्ट्रभाषा के अभाव में स्वतंत्रता की परिकल्पना जो थी वो निसंदेह बिल्कुल असंभव सी जान पड़ती थी, क्योंकि भाव के स्तर पर राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्रभाषा की महती आवश्यकता थी। क्योंकि भारत में जो भाषाई वैविध्य है वो अलग अलग है। दक्षिण में अगर देखा जाए तो अपनी एक भाषिक संस्कृति है, उत्तर भारत में विभिन्न भाषाएं बोलियां हैं, पूर्वोत्तर में अगर देखा जाए तो वहां की भी अपनी एक भाषा है। तो जब हम राष्ट्र की बात करते हैं और राष्ट्र के जो गौरव है और उसके लिए जब समाहित और संकलित और संगठित होने की बात उन दिनों हो रही थी, तो हर किसी ने अपनी व्यक्तिगत सोच से परे होके, चाहे वो दक्षिण के लोग हों, पूर्वोत्तर के लोग हों या फिर उत्तर भारत के लोग हों, सभी ने एक साथ एक समस्या का निदान किया और वो निदान हमारी लंबी सांस्कृतिक परंपरा के रूप में, हिंदी के रूप में उन्होंने दिया। यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि दक्षिण भारत के लोग जब तीर्थ करने के लिए उत्तर भारत में आते थे उन दिनों, तो टूटी फूटी ही सही लेकिन हिंदी में संप्रेषण करते थे। और जब उत्तर भारत के लोग दक्षिण में जाया करते थे
तो वो भी हिंदी में संप्रेषण करते थे और वहां के लोग उस हिंदी को समझते थे और उत्तर देते थे। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तर और दक्षिण के संयोजन को हिंदी जो है एक सूत्रता में बांध रही थी। और यहाँ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उत्तर भारत में अगर हिंदी नाचती है तो दक्षिण भारत में वो इठला इठला के चलती है। दक्षिण भारत की हिंदी का भी अपना एक विशेष महत्व हम देखते आज भी देखते हैं और उन दिनों भी देख रहे थे। इस तरह से 1925 में कांग्रेस का एक अधिवेशन कानपुर में होता है और वहां पर यह प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है कि अपने सभी कार्य जो है वो प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी जो है वो प्रादेशिक भाषाओं में करेगी और अगर प्रादेशिक भाषाओं के साथ साथ वो हिंदुस्तानी भाषा का भी प्रयोग करेगी और अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। अब बात साहित्य की करते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास में राष्ट्रीय जागरण का उपक्रम जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमें दिखाई पड़ता है। 1857 में सामंतवादी और पूंजीवादी शक्तियों में टकराव हुआ। सामंतवादी शक्तियां अपनी सारी ताकत खोकर सदा के लिए सो गईं और देश के प्रबुद्ध वर्ग ने नए सिरे से सोचना आरंभ कर दिया। इसी समय हिंदी या हिंदी साहित्य में जनसाधारण में राष्ट्रीय चेतना का एक नया संभाव्य देखने को मिलता है और बहुत सारे विद्वद्गण, बहुत सारे लेखक वृंद आते हैं जिनमें जो अपनी लेखनी के माध्यम से, चाहे वो कथा लिख रहे हों, कहानी लिख रहे हों, उपन्यास लिख रहे हों, नाटक लिख रहे हों या फिर कविता कर रहे हों, वो सब के सब में राष्ट्रीय चेतना का पूरा भाव दिखाई देता है, राष्ट्र के प्रति समर्पण का पूरा भाव दिखाई देता है। इस कड़ी में हम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतेंदु ने नवजागरण जो है वो भारतेंदु जी जो हैं वो नवजागरण के अग्रदूत बन के आते हैं और उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से भारतीय समाज में एक नई कीर्ति का, एक नए यश का, एक नए प्रकाश की ज्योति को जलाते हैं। इसी कड़ी में बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा लिखा और उसमें उन्होंने उस समय के भारत की दुर्व्यवस्था का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया। साथ ही साथ हम प्रताप नारायण मिश्र की कुछ पंक्तियां देखते हैं जो उस समय की व्यवस्था को जो उन्होंने लोकोक्ति शतक नामक उनकी एक रचना थी जिसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखती हूँ कि सब तज गहो स्वतंत्रता, सब तज गहो स्वतंत्रता, चुप नहीं चुप लावे खाब, राज करे सो न्याय है, पासा परे सो दाव। यानी कि स्वतंत्रता के शक्ति को उन्होंने मुखर स्वर दिया और उस समय अपनी लेखनी के माध्यम से जनसाधारण को चेतित करते हैं कि देखिए, हमें व्यक्तिगत चीजों से ऊपर उठ के भारत की स्वतंत्रता को हमें व्यवस्थित करना है, हमें लाना है। इसी कड़ी में 1878 में वर्नाकुलर एक्ट आता है जहां पे ये पाबंदी उस एक्ट में लगाई जाती है कि आप अपने भावाभिव्यक्ति को लेखन के माध्यम से विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते। और इसी कड़ी में उन्होंने प्रताप नारायण मिश्र ने फिर लोकोक्ति शतक में एकता पर बल देते हुए अपनी कुछ पंक्तियां लिखी, जिसमें कि मैं कुछ पंक्ति रखना चाहती हूँ कि प्रीति परस्पर राखो मीत, प्रीति परस्पर राखो मीत, जइहे सब दुख सजही बीत, नहीं एकता सरिस बल कोय, एक एक मिल 11 होए। यानी उन्होंने वहां पे अपनी बातों से ये कहा कि हमें अंग्रेजी हुकूमत के किसी भी प्रकार की जो दुर्व्यवस्था है, जो भी वो एक्ट ला रहे हैं, हमें तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, हमें उन सभी चीजों से, यानी नैतिकता और मानवीय मूल्यों से लबरेज होके हमें एकता के सूत्र में बंध के इनका सामना करना चाहिए। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में मैं यहाँ एक विशेष बात जो मेरे संज्ञान में है आप तक रखना चाहती हूँ कि भारतेंदु जी जो थे उस समय इंग्लैंड अंग्रेजी सरकार के हुकूमत में वो कार्यरत थे और बड़े विश्वास पात्र हुआ करते थे अंग्रेजों के, परंतु इसके बावजूद भी
जो अंग्रेजी नीति थी भारत के प्रति या सत्ता का जो एक अतिक्रमण था भारत पर, उसके प्रति उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ क्षोभ था। और लेकिन उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी ये थी कि चूंकि वो उनके यहाँ नौकरी करते थे तो उनके प्रति सहज बने रहना भी उनकी अपनी एक चेतना थी। पर वो अपनी बातों को बड़े अच्छे तरीके से अपने रखते हैं। वो मैं रखना चाहती हूँ कि भीतर भीतर सब रस चूसे, भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेजा, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजा, सब गुरुजन को बुरे बतावे, खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। कहने का मतलब कि जब वो भोले भाले मानस के बीच अंग्रेज आते थे तो इतनी लुभावनी, इतनी अच्छी बातें करते थे, लेकिन जब हम भारतीय उनकी बातों में बहक जाते थे तो वो जो है अपनी नीतिगत चीजों को लेते हुए भारत का हर तरीके से दोहन कर रहे होते थे। ये बात भोली भाली जनता के समझ में या तो जबरदस्ती ठूंसी जाती थी या डर बैठा के उनको मनवाया जाता था। तो इसी बात की कुंठा जो भारतेंदु के अंदर थी, उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से रखी है। न सिर्फ इन पंक्तियों के माध्यम से, बल्कि उन्होंने जो अपने नाटक लिखे, भारत दुर्दशा उन्होंने लिखा, उन्होंने और भी बहुत सारे ऐसे नाटक लिखे जिसमें भारत की दुर्व्यवस्था के प्रति उनके मन में जो आक्रोश था उसको उन्होंने वहां रखा। और न सिर्फ भारतेंदु बल्कि भारतेंदु के साथ भारतेंदु के बारे में उन्होंने साहित्य के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, बहुत आयामों के माध्यम से भारतीय जनमानस को सचेत करने का प्रयास किया। साथ ही साथ हिंदी के गौरव को भी उन्होंने, खड़ी बोली के गौरव को भी उन्होंने व्यवस्थित करने का प्रयास किया। हम सभी जानते हैं उनकी ये बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटहि न के सूल। और गांधी जी को भी अगर हम आज इस दिन याद करें तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता के बाद, जब उनका ब्रिटिश पत्रकार ने जब एक साक्षात्कार लेने की बात कही तो उन्होंने कहा कि गांधी आज से अंग्रेजी भूल गया है। कुल मिला के मातृभाषा, स्वदेश, स्वभाषा, स्वसंस्कृति और राष्ट्र प्रेम, यही हमारी भारतीय मूल की संचेतना हुआ करती थी। यही हमारे संस्कारों को पोषित करती है और हमें सुदृढ़ता प्रदान करती है। आगे बात अगर करें तो हम जयशंकर प्रसाद को देखते हैं, निराला को देखते हैं, पंत को देखते हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से इतनी ऊर्जा, इतनी कहना चाहिए वीरता हमारे अंदर फूट फूट के संचारित करते थे। जैसे कि प्रसाद के बारे में, प्रसाद ने तमाम ऐतिहासिक पात्रों को उठाते हुए चंद्रगुप्त नाटक की रचना की, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना की, स्कंदगुप्त नाटक की रचना की, और सभी नाटकों में जो ऐतिहासिक पात्र उठाए गए हैं उनका यही उस समय प्रयास था कि जो नवयुवक हैं, नववर्ग हैं, वो राष्ट्रीय चेतना को अपने गौरवशाली इतिहास के साथ जोड़कर अपने को भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दें। और ऐसा हुआ भी। चंद्रगुप्त नाटक की कुछ पंक्तियां जो आज भी हमें उसी वीर रस से, जब हम सुनते हैं तो वीर रस का संचार करती हैं। और उसमें दो पात्र हुआ करते थे। उसमें अलका एक पात्र थी जो युद्ध में जाते हुए सैनिकों को आह्वान करती है इन पंक्तियों से कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इस तरीके से उस समय के जितने भी लेखक साहित्यकार हुए वो भारतीय स्वतंत्रता और भारतीय अस्मिता को ध्यान में रखते हुए अपने आप को, अपनी लेखनी को वाणी दे रहे थे। इसी कड़ी में माखन लाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, जो कि इसी तरह की पंक्तियों के साथ रखी गई थी कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाए वीर अनेक। तो देखिए वहां पे
जितने भी मैंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से, कुछ लेखकों के पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास किया, वो सभी के सभी उस समय स्वहित को छोड़ के परहित और राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान रहे थे। जब हम प्रसाद की बात करते हैं तो उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों का गठन किया, संयोजन किया, और एक प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त, जिसमें कि जो पात्र होती है देवसेना, जो प्रमुख महिला पात्र होती है, लास्ट की पंक्तियों में, अगर आपने स्कंदगुप्त को पढ़ा है, सुना है, तो लास्ट की पंक्तियों में उसका ये वक्तव्य आता है कि स्वहित से ऊपर जो अजातशत्रु, इसके जो हैं वो मूल पात्र होते हैं, और जब अजातशत्रु और देवसेना मिलते हैं तो देवसेना जो है स्वहित को परे हटाते हुए देश पे अपनी जो है अपने को निछावर कर देती है। यानी कि कुल मिला के राष्ट्रीय संचेतना को वीरता के साथ, चाहे गीत के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, अथवा नाटकों के माध्यम के उन संवादों से उस समय के लेखकों ने समाज में रखने का प्रयास किया, और समाज में एक बिगुल फूंका कि स्व को सबसे ऊपर रखना है। दास्ता बहुत हो गई, गुलामी बहुत हो गई, अब जो है हम न शोषित होंगे, न हम पराजय के अभाव में जिएंगे। हमारी अपनी एक संस्कृति है, हमारा अपना एक विशाल विपुल वैभव है, और उस वैभव के साथ हम अपनी पुनः पहचान निर्मित करेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे कुछ पंक्तियां गयाराम शुक्ल की रखना चाहती हूँ, जिन्होंने जो होम रूल आंदोलन आया उस समय, उस होम रूल आंदोलन में माधव शुक्ल की कुछ पंक्तियां जो आज भी हम पढ़ें तो हमें उद्वेलित कर जाती हैं। उन्होंने लिखा कि छोड़ दे यह चोला बंदे, छोड़ दे यह चोला बंदे, यह न तेरे काम का, दाग लग गया है इसमें दासता के नाम का, धर्म कर्म तेरी काया, धर्म कर्म तेरी काया, व्यर्थ जाति गर्भ माया, जगत में बना है पापी पुतला गुलाम का। उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से ये प्रस्तुत किया कि अगर जीवित रहना है तो स्वाधीन होकर रहना है, किसी भी प्रकार की परतंत्रता हमें अब स्वीकार्य नहीं है। तमाम इस तरीके के लेखक उस समय, एक बड़े प्रसिद्ध उस समय के साहित्यकार हुए जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जिन्होंने नवयुग के गान और बलि पथ के गीत के शीर्षक उनके जो रहे, उसमें उन्होंने दो पंक्तियां रखी, आपके सामने रखती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने कैकेयी, उनकी जो वो प्रबंध काव्य था जिसमें उन्होंने कैकेयी के पात्र का गठन किया और उसके मुख से कहलवाया कि वैधव्य मुझे स्वीकार है, वैधव्य मुझे स्वीकार, राष्ट्र की जय हो, दासत्व न अंगीकार, राष्ट्र की जय हो। देखिए कि किस तरीके से एक तरफ प्रसाद जो हैं वो ऐतिहासिक पात्रों को लाके बिगुल फूंक रहे हैं, साहित्य रच रहे हैं, और एक तरफ जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जो कि हमारे धार्मिक पात्रों को अपने साहित्य में रखते हुए उनके मुख से इस तरीके की बातों को रख रहे हैं जिससे कि संचेतना, स्वाधीनता की संचेतना, स्वाधीनता का जो बिगुल है वो हम मानव में या उस समय के जनमानस में एकदम उनके रगों में रच बस जाए। क्रांतिकारी तो उन दिनों अपने वीरता से, अपने शौर्य से एक अलग संचेतना का प्रकाश भर ही रहे थे स्वाधीनता के लिए, परंतु हम साहित्यकारों की लेखनी को भी नमन करते हैं आज के इस पावन अवसर पे कि उन्होंने भी अपने लेखनी के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने सशक्त अभिव्यक्ति के माध्यम से भी किसी क्रांतिकारी से कम नहीं थे उनकी ये रचनाएं। आगे जब हम चलते हैं तो देखते हैं कि निराला ने अपने जागो फिर एक बार शीर्षक में इसी प्रकार की बात रखी कि याद दिला दे घोर दुख दारुण परतंत्रता का, याद दिला दे घोर दुख दारुण परतंत्रता का, फूंकती स्वतंत्रता निज मंत्र दे, जब व्याकुल कान कौन वह समेरु, रेणु रेणु जो न हो जाए, ध्वस्त होगा साम्राज्य जितने विचार आज मारते तरंग है, साम्राज्यवादियों की भोग विलासनाओं से नष्ट होंगे चिरकाल के लिए, आएगी भारत की गई ज्योति भाल पर,
हिंदुस्तान मुक्त होगा घोर अपमान से, दास्ता के फंस कट जाएंगे। इसी प्रकार पंत ने लोकायतन में अपनी पंक्तियां रखी, एक आंदोलनकारी पंक्ति रखी और उन्होंने गंगा जल को छू के एक शपथ लिया इस पंक्ति के माध्यम से कि हम स्वदेश हित जिए मरेंगे, हम स्वदेश हित जिएंगे मरेंगे जब तक हो स्वाधीन न भारत। तो आप देखिए कि किस तरीके से न सिर्फ संस्कृति को, न सिर्फ ऐतिहासिक पात्रों को, न सिर्फ धार्मिक पात्रों को, बल्कि हमारे धर्म, चूंकि हमारी वैदिक संस्कृति जो है वो आस्था के प्रति समर्पित है, हमारी जो धार्मिक विरासत है वो सकारात्मक सोच के साथ व्यवस्थित है और साथ ही साथ हमारे वैदिक संस्कृति में चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो प्राकृतिक वैभव संपदा हो, सबकी अपनी एक महत्ता है। तो पंत जी ने गंगा जल को आदर्श मानते हुए वो कसम लेते हैं कि हम तब तक नहीं सोएंगे जब तक कि, या तब तक हम सांस या दम नहीं लेंगे जब तक कि हमारा भारत स्वतंत्र न हो जाए, भारत माँ इस परतंत्रता से मुक्त न हो जाए। इसी कड़ी में तमाम ऐसी बातें, ऐसे लोग अपनी लेखनी को चलाते हैं। बद्री नारायण, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद, जो निबंध के माध्यम से, कहना चाहिए उपन्यासों के माध्यम से, उदंड मार्तन जैसी पत्रिकाएं उस समय निकल रही थी। इन विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से सबका एक ही ध्येय था उस समय कि किसी भी प्रकार से भारत जो है वो दास्ता से मुक्त हो और हम स्वतंत्रता के साथ, एक अभिमान के साथ स्वतंत्र राष्ट्र में रहें, हमारी अपनी एक पहचान हो, हमारा अपना एक वैभव हो। चूंकि भारत का अपना एक बहुत बड़ा वैभव हम सभी जानते हैं कि चिरकालीन रहा है। हम एक समय विश्व सोने की चिड़िया कहे जाते थे और विश्व गुरु कहे जाते हैं। मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, क्योंकि देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते करते यह बड़ी सामयिक बात है कि आज जब हिंदी की हम बात कर रहे हैं या फिर हम भारत की बात कर रहे हैं भाषा के संदर्भ में, तो तकनीक को हम नहीं छोड़ सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी को नहीं छोड़ सकते हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि जब तकनीक आई तो भारत आज तकनीक में हिंदी के साथ साथ अग्रगण्य है। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत हमारी अपनी देववाणी है और भारत में जितने भी भाषा और जितनी भी बोलियां बोली जाती हैं वो संस्कृत से निकली हैं। और आज का जो संगणक है, जो समय है तकनीक का, कंप्यूटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाषा जो है वो मानी गई है संस्कृत। विद्वान मान रहे हैं कि संस्कृत है। उसका एक अपना परिप्रेक्ष्य क्या है कि जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो बाइनरी लैंग्वेज को लेके चलता है और संस्कृत बाइनरी लैंग्वेज है। और जब हम साहित्य की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, तो हालांकि थोड़ा सा विषय से इतर है पर मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ, हम हिंदी की लिपि को नहीं भूल सकते। जिस तरीके से आज हिंदी तकनीक में कदम ताल बिल्कुल मिला के चल रही है, उसी प्रकार हमारी लिपि भी, हिंदी की देवनागरी लिपि भी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि मानी गई है। इसके स्वर व्यंजन की जो अपनी वैज्ञानिकता है उसको पूरी उसकी व्यवस्था को इतना सुदृढ़ माना गया है कि दुनिया में बोले जाने वाले समस्त भाषा को इसमें लिखने का जो ध्वनि संकेत है उसकी अपनी एक व्यवस्था मानी गई है। आगे मैं ये बात कहना चाहती हूँ, अपने बात पे पुनः वापस आती हूँ कि उस समय भारत की जनता, चाहे वो लेखन के क्षेत्र में हो, चाहे क्रांति के वीरता, शौर्य वीरता के क्षेत्र में हो, सभी व्यक्ति जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने अपने व्यक्तिगत सदप्रयासों में रत थे। और उसी का परिणाम हुआ कि आज जो है तमाम बलिदानों के बाद, तमाम संघर्षों के बाद हम जो है आज स्वतंत्र हैं, और हमारा अपना एक पूरे विश्व में अस्तित्व है। निसंदेह आने वाले समय में भारत पुनः विश्व गुरु बने, ऐसी मेरी आकांक्षा है आज के इस दिवस, पावन दिवस पे।
और आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, साधुवाद देती हूँ और हिंदी दिवस की पुनः इस मंच से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी। बहुत व्यस्तताओं के बावजूद भी आपने जो कुछ एक 30-35 मिनट में ही पूरा हिंदी साहित्य का परिप्रेक्ष्य, हिंदी साहित्य का जिन जिन साहित्यकारों का आंदोलन के क्षेत्र में क्या क्या योगदान है, ये सारा परिप्रेक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत किया। निसंदेह आपकी वाणी और आपकी भाषा और आपके विचारों से हम प्रभावित हुए हैं। आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं इस मंच से इस वेबिनार के दूसरे प्रमुख अतिथि आदरणीय डॉक्टर भाटिया सर जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि सर जी आपका मार्गदर्शन हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। आदरणीय भाटिया सर जी से निवेदन है कि वो अपने विचार रखें। भाटिया सर जी। सर जी महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचालित कला व वाणिज्य महाविद्यालय येवला नासिक, संलग्न सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे, हिंदी और मराठी अध्ययन मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित महाविद्यालय के सुवर्ण वर्ष एवं भारतीय स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक दिवसीय आभासी ई संगोष्ठी का विषय भी बड़ा यह अच्छा विषय रखा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी, मराठी एवं अंग्रेजी साहित्य योगदान। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उद्घाटक डॉक्टर मोरे सर, विशेष अधिकारी के रूप में डॉक्टर योगिता जी, प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर जगदाड़े सर तथा अध्यक्ष के रूप में प्राचार्य बाबू साहेब, मार्गदर्शक जो छत्तीसगढ़ से रायपुर विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष डॉक्टर आरती मैडम, अधिष्ठाता और प्रासंगिक उद्बोधन जिन्होंने बड़ा अच्छे से दिया अनीता जी, संचालक बछाव सर, परिचय आदि वगैरह वाकले जी ने दिया। मेरे परम और स्नेही मित्र डॉक्टर रविंद्र ठाकरे जी, आज थोड़ा कार्यक्रम हमारे यहाँ पे विद्यालय में 11 बजे ये प्रार्थना कार्यक्रम होता है हर रोज, क्योंकि जिस विद्यालय से मैं बिलोंग करता हूँ वह विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ महात्मा गांधी जी ने 1920 में स्थापना करी और उसके पीछे उनका जो उद्देश्य आज जो जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय से बिल्कुल ये मिलता जुलता विचार और उद्देश्य और हेतु को लेकर विद्यापीठ की स्थापना करी। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि जिस विद्यापीठ से मैंने अध्ययन किया और उसी विद्यापीठ में मुझे काम करने का अवसर भी मिला। खैर, पर मुझे आपने जो संगोष्ठी का आयोजन किया उसमें मुझे आपने योग्य समझा, मेरा मान बढ़ाया। तो जब से मुझे रविंद्र जी ने फोन किया उस समय से मुझे लगा कि मेरे विद्यालय में भी हिंदी दिवस का कार्यक्रम है और मैं क्या करूं, और उनकी अपेक्षा भी रहती है। तो मेरा थोड़ा ये कार्य है वो कार्य लगातार ये बढ़ता जा रहा था कि जो व्यक्ति हमें आमंत्रित करते हैं उनकी अपेक्षा, उनका जो कार्य, उनका जो उद्देश्य होता है वो सिद्ध होना चाहिए। तो लगातार मैं सोचता रहा कि इस विषय को लेकर मैं क्या कहूं, क्योंकि मैंने ग्रंथालय आदि वगैरह और लगभग मैंने 2 साल पहले एक आर्टिकल भी तैयार किया इसी विषय से जुड़ता, राष्ट्रीय चेतना वाला। और ग्रंथालय में
राष्ट्रीय चेतना, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना, नाटकों में राष्ट्रीय चेतना, कविता में राष्ट्रीय चेतना वगैरह वगैरह विषयों पर बहुत सारी किताबें हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी साहित्य की क्या भूमिका रही है, तो मुझे लगा कि राष्ट्रीय चेतना कविता में, नाटक आदि वगैरह में तो है ही, और वो किताबें भी उपलब्ध हैं। पर हिंदी भाषा और हिंदी भाषा ने ऐसा कौन सा कार्य किया कि पूरे देश में, पूरे हिंदी साहित्य में या भारतीय भाषाओं में एक राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। तो सबसे पहले मेरी नजर गई, मैं आज से लगभग 3-4 साल पहले एक किताब पढ़ रहा था, तो मेरे मन में आया कि देखो, आजादी से पहले का मतलब परतंत्र भारत का साहित्य और स्वतंत्र भारत का साहित्य, ये दोनों साहित्य में आप देखिए, आप विद्वज्जन हैं, सभी जो सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं, भले हिंदी भाषा से ना जानते हो, लेकिन अपनी मातृभाषा के जरिए हम भारत की परिस्थिति, भारत का चित्र हमारे मन में बिल्कुल सामने है कि स्वतंत्र भारत का साहित्य और परतंत्र भारत का साहित्य, क्षमा करें पर मुझे लगता है कि परतंत्र भारत का साहित्य स्वतंत्र था और स्वतंत्र भारत का साहित्य आप लोग देख लीजिए, क्योंकि परतंत्र भारत के साहित्य में साहित्यकारों ने ऐसे दिए जलाए थे, अपनी जान दे दी थी, और उससे जो जान से साहित्य में ऐसा एक नया जो कहा जाए कि नव निर्माण हुआ, नई चेतना आई कि रचनाकार खुद तो उन्होंने सरकारी नौकरी तो छोड़ दी, अंग्रेजों की गुलामी छोड़ दी, लेकिन औरों को भी उन्होंने प्रेरित किया। प्रेमचंद का एक प्रमाण है हमारे सामने कि कानपुर में महात्मा गांधी जी को जब सुना तो प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, और उस समय छोड़ी जब उन्हें पैसे की जरूरत थी। आर्थिक समस्या में रहते ये प्रेमचंद उस समय देश सेवा, राष्ट्र सेवा और जो कहते हैं कि अपनी भारतीयता की रक्षा के लिए उन्होंने ये सारा ये छोड़ दिया। प्रेमचंद के अलावा कई ऐसे रचनाकार हैं कि जिन्होंने ये जो कहा जाता है कि ये गुलामी से मुक्त होने के लिए स्वयं से शुरुआत करी। स्वतंत्र शब्द ही ऐसा कहते हैं कि स्वयं पर स्वयं का राज, ये शब्द का विस्तार किया। और भाषा का कार्य जो रचनाकारों ने इस तरह से लिया है कि भाषा है ये अपने विचारों, भावों वगैरह वगैरह, जो मौलाना तिवारी आदि वगैरह ने कईयों ने परिभाषा दी है और उस परिभाषा के जरिए भी हम जानते हैं, लेकिन भाषा का प्रमुख कार्य है जोड़ना है। कहीं भी भारत टूट रहा है, कहीं भी भारत ये कहीं गुलामी की जंजीरों में ये बंध गया है, और भारत में रहने वाले जो जनता है वो भारत है। तो एक एक व्यक्ति ये जब कहते हैं कि आज वर्तमान में कई बार हमने सुना भी है कि भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार हमने समझ लिया है आज वर्तमान में, पर उस समय भी मतलब भ्रष्टाचार वाली बात नहीं थी, लेकिन गुलामी को ही जीवन समझ लिया था कि यही हमारा जीवन है। और आज ये संदर्भ थोड़ा थोड़ा हमारे मन में आज भी जीवंत है, आज भी हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुए हैं। तो भाषा ने जोड़ने का काम किया। राष्ट्रीय चेतना, हमारी जो सांस्कृतिक धरातल है, वो सांस्कृतिक धरातल को धीरे धीरे उन्होंने अपने, कोई किसी ने एकांकी के जरिए, कोई नाटक के जरिए, कहानी के जरिए, उपन्यास के जरिए, कविता के जरिए और अपनी जीवनी के जरिए भी उन्होंने फिर से यह जागृत करने का पूरा ये प्रयास किया। पर स्वतंत्र भारत और परतंत्र भारत में जो रचनाएं हमें मिली और जो काम हुआ, जैसे मैडम जी ने बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरह से एक एक शब्द में सुन रहा था, बहुत अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक ये कहा है कि रचनाकारों का क्या योगदान रहा है, कैसी रचनाएं थी, उस पर मैं दोबारा नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा पीएचडी का विषय है हिंदी और गुजराती, हिंदी गुजराती वाक्य रचना का तुलनात्मक अध्ययन
हिंदी गुजराती शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन और पीएचडी का विषय मेरा हिंदी के पुनरुक्त शब्दों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। तो दोबारा ये कोई एक बात दोबारा न आए वो मैं खास ध्यान रखूंगा, क्योंकि मैंने जब ये तैयार किया तो कई ऐसी चीजें जो थी जो मैडम ने कही वो दोबारा मैं न करूं और पुनरुक्ति दोष न हो उसका भी ख्याल रखूंगा। पर साहित्य के मूल में हम देखें तो हमारा आदिकाल है और आदिकाल की जो पंक्ति है उस पंक्ति का जो अर्थ है ये अर्थ मात्र आदिकाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आधुनिक काल तक ये अर्थ रहा कि भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु लजे जंतु वयम संतु जो पीछे भागा यंतु। आजादी की लड़ाई में हमें युवाओं की जरूरत थी, हमें लोगों की जरूरत थी, और उस समय अपनी माँ या अपनी पत्नी अपने बेटे को जब स्वाधीनता आंदोलन में या स्वाधीनता संग्राम में या आजादी की लड़त में जब अपने आप को समर्पण के लिए जब जाता है तो माँ गौरव का अनुभव करती है, अपनी पत्नी गौरव का अनुभव करती है। जो मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा है, तो यशोधरा में भी समर्पण की बात है कि जब पति समर्पित होता है और बेटा जब समर्पित होता है तो माँ रोती नहीं है। तो ये भाव धीरे धीरे आदिकाल से लेते लेते ये आधुनिक काल की जो रचनाएं हैं ये रचनाओं में भी हमें मिलता है। और सांस्कृतिक धरातल का जो मूल है, बीज है, ये हमें भक्ति काल से मिलता है, क्योंकि भक्ति काल में कबीर को हम भूल नहीं सकते, तुलसीदास को भूल नहीं सकते, सूरदास, जितने भी मतलब हैं ये सब को हम भूल नहीं सकते हैं। तो भाषा ने ऐसा एक कार्य किया है कि जो अस्मिता जगाना, अस्तित्व जगाना, संकलन करना, संगठन करना, गौरव जगाना, आत्मगौरव जगाना और राष्ट्रीय अस्मिता को बनाए रखना और गुलामी है वो गुलामी की जंजीरों से देश को मुक्त करना। तो ये सारी चीजें भाषा के जरिए और साहित्य के जरिए लोगों तक पहुंची। उदंत मार्तंड पत्रिका 30 मई 1826 में प्रकाशित हुई। उदंत मार्तंड का अर्थ है उगता हुआ सूर्य, और कहा जाता है कि साप्ताहिक पत्रिका, और ये साप्ताहिक पत्रिका ने देश में ऐसी ज्योति जगाई कि जब ये पत्रिका जब निकलती और पत्रिका जब गांव में पहुंचती, उस समय कहीं कोई बनिए की दुकान पर या चौराहे पर पत्रिका, तो सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं और क्या समाचार मिला है, आज का क्या नया है, तो सारी गतिविधियां उसमें थी और वो लोग जानते थे और लोग जागृत होते थे। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा कि गुलामी को सहन करना भी एक पाप है, तो हमें अब गुलाम नहीं रहना है। और अंग्रेजों की जो ये नीति है उस नीति का हमें विरोध करना है। हम बहुत हो चुका, अब हमें उसमें नहीं रहना है। तो ये पत्रिकाओं और पत्र के जरिए भी लोगों के मानस तक पहुंचा और लोगों ने एक ठान लिया कि अब हमें ये जो अंग्रेजों की नीति है ये अंग्रेजों की नीति में हमें रहना नहीं है। भारतेंदु ने जो बहुत बड़ा काम किया हूं, तो जो भारतेंदु युग में कि उस समय के छोटे मोटे जो लिखना जानते, जो समझना जानते, या उनका प्रकाशन का काम, उनको प्रोत्साहन देने का काम ये भारतेंदु जी के युग में हुआ, और साथ साथ भाषा का सुधार आदि वगैरह का काम हुआ। लेकिन मेरा ये जो भारतेंदु के कार्य की समीक्षा के संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि रचनाकार ये कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करने की शुरुआत करते हैं उससे पहले वो स्थिति को देखते हैं, चित्र को देखते हैं। तो रचनाकारों ने भारतीय या परतंत्र भारत का चित्र देखा, लोगों की स्थिति को देखा और भारत की गिरती हुई दीवारें देखी। ये सारा देखते हुए जिन्होंने जिस प्रकार से समझा, कोने कोने से रचनाकारों ने भारतीय दशा को समझा और समझने के बाद उस दशा का जो समाधान है और दशा का जो कहा जाता है कि समझौता है और दशा का जो रास्ता है वो रास्ता अपनी रचना के जरिए किया। इसीलिए तो हम आज भी इनकी रचनाएं हैं, ये अमर रचनाएं हैं, क्योंकि उसमें भारत की नींव बनी रहे, भारत की अस्मिता अखंडित रहे, ये सारी चीजें उनकी रचनाओं में हमें मिलती हैं। अब आप देखिए प्रसाद जी का जो उल्लेख किया, तो प्रसाद जी ने नाटक के जरिए
और भारत की जो गौरव गाथा है और भारत का जो इतिहास है, ये इतिहास पात्रों के जरिए कह दिया है। और नारी का गौरव, नारी रक्षा और जीवन क्या है, वो सारी चीजें उन्होंने अपनी जो नाटक आदि वगैरह रचनाएं हैं उनके जरिए कह दिया। तो पीड़ा, कड़वाहट और वेदना और व्यथा जो हमारे मतलब देश में थी, जनता में थी, वो रचनाकारों ने उसको उठाया और उठाने के बाद फिर अपनी रचना के जरिए फिर इनका समाधान दिया। मात्र कोई रचना, दुख, पीड़ा को उन्होंने कविता में दिया नहीं, बल्कि कविता में उनका समाधान दिया कि अगर हमें ये करना है। अब देखिए, नारे जो उस समय निकलते थे, इंकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, और महात्मा गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं गुजराती में कहा था कि मैं काकड़ा कुतराना मोटे मरीश पण स्वराज लईने जंपीस। इसका अर्थ यह है, मैं कुत्ते और कौवे की मौत मरूंगा, लेकिन स्वराज के बिना लौटूंगा नहीं। जब नमक सत्याग्रह के समय साबरमती आश्रम अहमदाबाद से निकलते समय कहा था, तो ये स्लोगनों ने भी ऐसा काम किया था कि जिनका जो लहू एकदम मतलब गर्म नहीं था, वो लहू गर्म कर दिया था। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है कि एक 22 या 25 साल का अहमदाबाद का एक लड़का, इकलौता लड़का और धनवान का बेटा, उस समय तो उनके घर में इतनी संपत्ति थी, वो इतनी संपत्ति उनके पास थी, पर वो जो लड़का है, वो लड़का स्वाधीनता संग्राम में पत्र पत्रिकाओं के जरिए और नारों के जरिए, लोगों की जो भाषणों के जरिए अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया कि अब मैं देश के प्रति मैं अपना जीवन ये समर्पित करने को तैयार हूं। और वो निकलता है और गुजरात यूनिवर्सिटी के जो प्रांगण है, ये प्रांगण में वो हाथ में झंडा लेकर निकलता है और सामने से ये अंग्रेजों की गोलियां बरसती हैं। आगे का पूरा जो शरीर है, वो शरीर उनका बिंद जाता है, लेकिन झंडा है, भारतीय जो राष्ट्रध्वज है, ये राष्ट्रध्वज को गिरने नहीं देता है। और अंत में जब वो गिर जाता है तो हाथ में राष्ट्रध्वज रहता है। और देखिए शरीर, आप किसी को कुछ कोई कड़े शब्द कहते हैं तो भी इनके मन में ये लंबे समय तक रहता है। और यहाँ तो शरीर बिंद रहा है, गोलियां लग रही हैं, फिर भी माँ जन्मभूमि और ये राष्ट्र के लिए एक लड़का जब अपने आप को समर्पित हो जाता है, ये भाव कहाँ से आया? ये उनके मानस को किसने बदला? उनकी चेतना को किसने जगाया? ये रचनाकारों ने, भाषणों ने, नेताओं ने जगाया। और ये हिंदी, और अब देखिए भारत तो विभिन्न भाषाभाषी देश हैं और भारत में अनेक भाषाएं हैं, और उन सारी भाषाओं में हिंदी भाषा बोलने वाले और समझने वाले की भारत में संख्या ज्यादा है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हिंदी की हो गई स्वाधीनता संग्राम में कि अब समझने वाले और लिखने वाले, बोलने वाले ज्यादा हैं। तो और दूसरा यह कि हिंदी ने ये भी काम किया कि साहित्य के जरिए, पत्रों के जरिए, रचनाओं के जरिए किया कि जैसे जिनका बल ज्यादा होता है तो वो थोड़ा अभिमान भी कर लेता है, लेकिन हिंदी भाषा में आज तक कहीं भी हम अभिमान नजर हमें नहीं आता है। उन्होंने भारत की सारी भाषाएं और सारे धर्म, विविध संप्रदाय वाले हैं, उनको साथ लेते हुए एक कहा जाए एक भाषा का जो अपना जो कर्म है, वो कर्म बड़ा अच्छा कर्म किया। और आज वर्तमान समय में ये हिंदी भाषा है, ये हिंदी भाषा भारत की 56 भाषाओं का ये प्रतिनिधित्व करती हुई विदेश में भी पहुंची है। और कई ऐसे जो देश हैं कि जहां मातृभाषा के रूप में हिंदी का एक जो स्थान है, वो स्थान बन चुका है। फिर वो थोड़ी ये बात वैश्विक संदर्भ में अलग है। हमें साहित्य मतलब ये पहुंचा कैसे? तो लिखा गया तभी तो पहुंचा। ये अमर साहित्य लिखा गया तभी तो विदेश में ये पहुंचता है। तो मुझे एक ये बात भी कहनी है कि दुखिया जनता और उसमें आत्मगौरव, गरिमा और ये करना और सच्चाई है, ये सच्चाई का चित्र देना, ये हिंदी भाषा ने किया, क्योंकि अधिक बोलने वाले और समझने वाले हिंदी भाषी थे।
हालांकि और दूसरा यह कि मात्र उन्होंने ये जो अपनी संख्या है वो संख्या को ध्यान रखकर काम नहीं किया, बल्कि भारत की अन्य भाषाओं को भी उन्होंने ये पोषण दिया, अन्य भाषाओं को लुप्त न होने दिया। और अन्य भाषा में हिंदी भाषा के कई शब्द हैं और कई जो ऐसे संदर्भ हैं कि अन्य भाषा में भी मिलते हैं। जैसे मराठी साहित्य हम पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य का जो एक कोई रचना का जो उद्देश्य है तो मराठी साहित्य में मिलता है, और मराठी साहित्य का जो कोई अच्छा संदर्भ है वो हिंदी में मिलता है। एक कारण तो अनुवाद का भी है, और दूसरा कारण यह है कि हिंदी ने भारत की अन्य सारी भाषाएं हैं, ये सारी भाषाओं को साथ लेते हुए ये काम किया है। तो एक हिंदी के समर्थक का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है कि हिंदी के कई ऐसे समर्थक हैं कि जिनके कारण भी ये स्वाधीनता की जो एक कहा जाता है कि आज हम स्वाधीनता स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र जो सांस ले रहे हैं, ये इन जो समर्थक नेता हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे लोकमान्य तिलक स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध हक है, वो कहते हुए ये मैं इसको प्राप्त करते ही रहूंगा, ये नारा देते हुए भारत की जनता को जगाया। और राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाली अगर कोई भाषा है तो हिंदी है, ये समर्थन देते हुए कहा, और स्वयं हिंदी सीखी और राष्ट्रीय भावना के प्रचार का क्रांतिकारी ये कदम उठाया। देवकी नंदन खत्री को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि चंद्रकांता संतति और चंद्रकांता ये दो रचनाओं के जरिए लाखों लोगों ने हिंदी सीखी। तो साहित्य में खैर राष्ट्रीय चेतना अलग बात है, लेकिन हिंदी ये सीखना, और हिंदी सीखते हैं तो धीरे धीरे ये राष्ट्र की तरफ जाता है और राष्ट्र के गौरव की तरफ उनका मन जाता है, उनकी चेतना जाती है, और राष्ट्रीय चेतना को बनाए रखने में ये स्वयं जो पाठक हैं ये पाठक अपना योगदान देते हैं। लाला लाजपत राय हैं कि जीवन पर्यंत हिंदी को राष्ट्रीय रूप देने के लिए उन्होंने लड़ाई करी, मानव प्रेम और स्वदेश प्रेम के हिमायती रहे। आर्य समाज के कदर अनुयायी और कट्टर अनुयायी कांग्रेस के सक्रिय नेता लाला जी का कर्म क्षेत्र पंजाब था। लाल, पाल और बाल की त्रिमूर्ति आज भी सबके हृदय में और सबके दिमाग में आज है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की राष्ट्र सेवा, राष्ट्र स्वाधीनता और हिंदी भाषा प्रेम का व्रत लेकर हिंदी पत्रकार के रूप में अवतरित हुए और देश के सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। महात्मा गांधी हिंदी व्यापकता, उपयोगिता एवं शक्ति से परिचित हो गए थे, और व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए महात्मा गांधी जी के संदर्भ में कहा जाता है कि जब वो अफ्रीका से भारत लौटे उस समय उन्होंने भारतीय तासीर को देखना था, भारत की तस्वीर का दर्शन करना था। तो गोखले जी के कहने पर उन्होंने भारत की प्रदक्षिणा करी 1 साल तक और कहा कि तुम्हें अगर भारत को समझना हो तो पहले भारत में आप फिरो, भारत का दर्शन करो। और भारत के 1 साल दर्शन करने के बाद फिर आकर उन्होंने कहा कि भारत को अगर कोई एक सूत्र में बांध सकता है और हमें स्वतंत्रता कोई भाषा अगर दिला सकती है तो राजभाषा हिंदी या तो देवनागरी लिपि हिंदी ये हमें ये स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग कर सकती हैं। तो हिंदी समझने वाले, बोलने वाले और हिंदी के जरिए एक सामान्य अनपढ़ लोग हैं, ये अनपढ़ लोग भी हमारे विचार वहां पहुंच सकते हैं। ये महात्मा गांधी जी ने उस समय ये सोचा। राष्ट्रभाषा के लिए कहा कि राष्ट्रभाषा के लिए राष्ट्र गूंगा है और राष्ट्र की भावनात्मक एकता के लिए सभी को हिंदी सीखनी चाहिए, ये भी उन्होंने आग्रह रखा। और हिंदी अपने सर्वांगीण विकास, इसके अलावा हैं राजश्री पुरुषोत्तम राज टंडन है, काका साहब कालेलकर हैं और ऐसी कई हिंदी से भी संस्थाएं भी हैं। लेकिन इन सारी संस्थाओं और राजनेताओं ने रचनाकारों को भी प्रोत्साहन दिया और रचनाकारों को भी एक जो कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य के जरिए ये कहा जाए कि इंगित किया है, डायरेक्ट इंगित या इनडायरेक्ट, या इंगित करते हुए कहा कि हमें कैसे भी करके हमें अब गुलामी से मुक्त होना है। अब हमें इस गुलाम
जो अंग्रेजों की नीति है, ये अंग्रेजों की नीति में हमें रहना नहीं है। हाँ, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और इस तरह ये जो युग विभाजन है, तो युग विभाजन में आप देखिए कई रचनाकारों ने रचना के जरिए ये हमें, मैं उदाहरण मेरे पास मैंने खूब उदाहरण लिए भी हैं, मैथिलेश्वरन गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला और भारतेंदु द्विवेदी और जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद आदि कईयों के उदाहरण लिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो आज एक पत्रिका का विमोचन हुआ, मुझे लगता है कि कईयों ने उसमें काम जरूर किया होगा। हमारा मेरा एक सीधा एंगल यह है कि भाषा का कार्य क्या होता है और उस कार्य के जरिए हिंदी साहित्य ने कौन कौन से कार्य को सिद्ध करके हमें दिया है, उस पर हमें जाना है। और शोधार्थी के लिए भी एक बड़ी एक अच्छी खबर है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी का भाषा कर्म क्या रहा है, और भाषा कर्म के अलावा उन जो भाषा के कार्य हैं, कितने ऐसे कार्य हैं कि जो सिद्ध हुए हैं कहानी में, उपन्यास में, कविताओं में। लेकिन ज्यादातर मैंने जो अध्ययन किया है, तो अध्ययन के दौरान निष्कर्ष में मैं ये कह सकता हूँ कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी साहित्य में कविताओं में ये कविताओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कम मतलब संक्षिप्त में ये बहुत कुछ वो कविताएं कही जाती हैं। जैसे मैडम ने ये 2-4 उदाहरण भी दिए थे, उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि कविताओं से ये जल्दी ये व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें हैं ये उतरती हैं। अब मैं और जो है बातें पर आज वर्तमान जो है, ये वर्तमान उसमें से हम थोड़ा ढूंढने का प्रयास करें तो यह है कि उस समय रचनाकारों ने क्या बहुत अगर काम किया हो तो एक बहुत अच्छा काम किया कि शासन और व्यवस्था, और शासन और व्यवस्था से वो डरे नहीं, और शासन व्यवस्था में जो भी उन्हें नजर आया कि ये उनकी भूल है, ये इनकी खराबी है, तो उन्होंने अपने कलम के जरिए वो सीधा शासन का विरोध कर दिया। जब रचनाकार डरे नहीं तो पढ़ने वाला जो पाठक वर्ग है, और वो पाठक वर्ग भी निडर हो गए। अब देखिए, इस पर मैं विस्तार करना नहीं चाहता हूं, आप खुद देख लीजिए कि रचनाकार अगर डरता है तो उसकी रचना में ये डर जरूर रहता है, और रचनाकार अगर निडर होकर लिखता है तो उनकी रचना है कईयों को वो निडर बनाती है। शासन और व्यवस्था का विरोध किया। आज उसका उदाहरण समझना हो तो आज हम कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जिनका हम खुलकर विरोध नहीं करते। और एक समय था कि प्रेमचंद को आपने शायद ये सबने पढ़ा होगा और विद्यार्थी वर्ग को भी पता होगा कि प्रेमचंद का सोजे वतन जब्त कर लिया गया था, और हमारे गुजरात के जबरचंद मेघाणी की उनका भी स्वतंत्रता संग्राम में गुजरात में जबरचंद मेघाणी का बहुत बड़ा योगदान है। तो जबरचंद मेघाणी की रचना का भी जो अंग्रेजों ने विरोध किया और उसको जेल जाना पड़ा। और प्रेमचंद की रचना है वो इसके अलावा मराठी में भी होगा, भारत की अन्य जो प्रांत की भाषाएं हैं, तो अन्य प्रांत की जो प्रांतीय भाषा है, ये प्रांतीय भाषा के रचनाकारों ने भी जरूर ये शासन और उनकी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था का विरोध किया होगा, और उनकी रचना पर प्रबंध मतलब ये लगाया गया होगा कि इन रचना को जला दो, क्योंकि अंग्रेजों को डर है इस रचना से क्या होगा कि जनता है, ये हमारी व्यवस्था और हमारी जो बुरी व्यवस्था है या तो शोषण की व्यवस्था है, उन व्यवस्था को जनता समझ जाएगी और होगा यह कि हमारी जो रोटी है वो रोटी बंद हो जाएगी। अंग्रेज बराबर जानते थे कि हमारा देश जो चल रहा है और हमारे देश के अलावा जो भी हमारी मतलब बाकी व्यवस्था है, ये भारतीयों के जरिए, भारत के जरिए चल रही है।
वो सारी बंद हो जाएगी, इसलिए इनकी रचना को जब्त कर लो, क्योंकि इसमें राष्ट्र भावना है, राष्ट्र चेतना है और आत्मगौरव है, अस्मिता, ये सारी चीजें उसमें हैं। वो समझ जाएंगे भारत, लेकिन कैसे भी करके वो भारत धीरे धीरे भूल रहा है, भारतीय भूल रहे हैं, वो फिर दोबारा जागृत होगा। तो ये जब्त करने के पीछे ये कारण है कि हमारी जो रोटी है वो रोटी बंद हो जाएगी। पर रचनाकार एक आपने शायद पढ़ा होगा, मैं एक कवियत्री का नाम भूल रहा हूं कि वो कवियत्री ने क्या काम किया, पत्रों के जरिए बाहर अंग्रेजी जो दमन है और अंग्रेजी व्यवस्था, अंग्रेजी अत्याचार हैं, वो जेल तक नहीं पहुंचते थे। तो उन्होंने पत्रों के जरिए जेल में कैसे भी करके वो पत्र पहुंचाए, और जब उन्हें अंग्रेज व्यवस्था को और शासनाधिकारी को पता चला कि ये जो महिला है, ये महिला कैसे भी करके वहां जाती हैं और पत्रों के जरिए वो वहां जो कैदी हैं और जो सत्याग्रही हैं, ये सत्याग्रह को संदेशा पहुंचाती हैं, और फिर उनको भी जेल जाना पड़ता है और उन पर प्रबंध लगाया जाता है। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो सत्य है, व्यवस्था का बाहर का जो सत्य है और उनकी जो व्यवस्था है, वो साहित्य के जरिए सत्याग्रहियों के पास पहुंचाई जाती थी, और देश को एक कहा जाता है कि गुलामी से ये मुक्त करने के प्रयास हैं, ये प्रयास किया था। तो बाकी तो आप देखिए, रचनाओं में उनकी सारी ये चीजें हैं, और उनकी व्यवस्था का विरोध है, और उनकी जो दमन नीति है उनका विरोध है, और दमन नीति के सामने हमें कैसे लड़ना है, क्या करना है, वो सारा कोई उनकी रचनाओं के जरिए हमें मिलता है। और मैं खास ये मुझे दो चार जो बातें हैं, वो बातें मुझे आप तक पहुंचानी थी। एक तो यह है कि रचनाकार कभी परतंत्र नहीं होना चाहिए, और रचनाकार की रचना है वो स्वतंत्र रचना होनी चाहिए। अगर वो डर से कुछ लिखता है तो वो डर है उनकी रचना के जरिए लोगों तक पहुंचता है, और जो काम उनका उद्देश्य होना चाहिए वो उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। और दूसरी चीज है कि भाषा का कर्म और भाषा का कार्य क्या होता है वो बराबर सिद्ध होना चाहिए, तभी तो हम ये जो आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाते हैं, वो भी हम बड़े खुशी से आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। और आजादी का एहसास है, यह एहसास तभी होगा कि जब हमारे अंदर कोई डर न हो, नैतिकता, हमारी भारतीय व्यवस्था और भारतीय संस्कृति, भारतीय परिपाटी अगर जिंदा है तो समझिए कि हम आजाद हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर भारत पुरानी हमारी जो एक व्यवस्था, मतलब अंग्रेजी जो व्यवस्था है, ये अंग्रेजी व्यवस्था के पीछे धीरे धीरे जनता जा रही है, भाषा से जा रही है, व्यवस्था से, खान पान से जा रही है। ये फिर नए जो कवि, नए रचनाकार हैं, ये नए रचनाकार को मैं थोड़ा विनती भी करता हूँ कि आप लोग जरूर फिर से हमारे अंदर अभी वर्तमान में भी स्वतंत्रता की जरूरत है। पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र नहीं हैं। गुजरात में ऐसी कई रचनाएं भी हैं कि स्वतंत्रता का जो खास जो उनका मकसद है, ये मकसद अभी सिद्ध नहीं हुआ है, पर फिर भी रचनाकार के जरिए जरूर सिद्ध होगा। मैं ये जो कुछ शब्द हैं जरूर आपको ये अच्छा लगा होगा, और इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और वाणी को विराम देने से पहले महाविद्यालय का और महाविद्यालय के जो व्यवस्थापक हैं, ये व्यवस्थापकों का, उद्घाटक और मेरे जो मित्र संचालन कर रहे हैं उनका, और आज जो छत्तीसगढ़ से जो पधारी मैडम उनका, और मेरे परम मित्र रविंद्र ठाकरे जी, और प्यारे विद्यार्थीगण, अध्यापकगण, विद्वतजन, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। कोई शब्द मेरे जो आपको कोई लगे हों, कड़े लगे हों, कड़वे लगे हों, तो ये शब्द मेरे समझकर क्षम्य करना। अस्तु। जय हिंद, जय जगत, और हिंदी राजभाषा हिंदी दिवस की सबको शुभकामना।
अस्तु। जय जगत। धन्यवाद गिरिजी भाई भाटिया सर जी। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत कुछ बातें कह दी और सबसे अंत में निष्कर्ष में रूप में कहा। वो निष्कर्ष रूप में आज वर्तमान की वास्तविकता आपने बता दी कि लेखक स्वतंत्र होना चाहिए, चाहे वो आजादी के पूर्व का हो या आजादी के बाद का। दोनों के बीच की जो अंतर है, वो अंतर की एक सीमा आपने स्थापित कर दी। और लेखक जब स्वतंत्र होगा, वो सही अर्थों में समाज का नेतृत्व कर पाएगा, राष्ट्र को नई दिशा दे पाएगा और समाज को एक ऊंचाई पर ले जाएगा। समाज का अगर यह जो कुछ आधार स्तंभ है लेखक, यही अगर पराधीनता की वीडियो में फंसा होगा तो राष्ट्र और समाज को नई दिशा नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आपका हृदय से मनपूर्वक मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत कम शब्दों में, और बहुत ही बढ़िया आपका यह व्याख्यान रहा है सर जी। मैं अब इस कार्यक्रम के हमारे अभी मैं आपको सभी को एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि अभी माननीय प्राचार्य भवसाहेब गमे जी का अध्यक्षीय मंतव्य होगा और उसके बाद तुरंत हम फीडबैक लिंक भेज देंगे। आपकी इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। मैं आदरणीय हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, इस संगोष्ठी, इस वेबिनार के मार्गदर्शक और मुख्य संयोजक आदरणीय डॉक्टर भवसाहेब गमे जी से प्रार्थना करता हूँ कि वह अपना अध्यक्षीय मंतव्य। आदरणीय भवसाहेब। धन्यवाद सर जी। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही कि हमारे कॉलेज में ये आभासी प्लेटफॉर्म में हिंदी दिन मनाया जा रहा है। मैं कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की तरफ से आपका सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। महाराष्ट्र में सर को मैं बताना चाहता हूँ, आरती मैडम और भाटिया सर जी को, महाराष्ट्र में सभी लोग मराठी में बोलते हैं, बातचीत करते हैं, सब कम्युनिकेशन मराठी में चलता है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आपके सामने मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और आपने जो वक्तव्य यहाँ रखा है, ये सुनकर ये जो विषय इस वेबिनार में रखा था, उनकी पूरी जानकारी हमको मिली है। आज कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय ने ये जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, आप सब जुड़े, आपने बहुत अच्छी तरह से सहयोग दिया, इसलिए मैं पुनः से आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। संस्था के हिंदी एवं मराठी अभ्यास मंडल द्वारा आयोजित महाविद्यालय के स्वर्ण महोत्सव वर्ष में और स्वाधीनता अमृत महोत्सव एवं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ये एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में आप सबने बहुत अच्छा सहयोग दिया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी, मराठी और अंग्रेजी साहित्य का योगदान, ये विषय यहाँ चर्चा के लिए रखा था। आपने बहुत अच्छी बात यहाँ की है। हमारे संस्था के सचिव आदरणीय मार्गदर्शक महाविद्यालय विकास समिति के प्रमुख और आज के वेबिनार के उद्घाटन डॉक्टर VS मोरे साहब, हमारे संस्था के ट्रस्टी एवं LVH महाविद्यालय के प्रधानाचार्य और महाविद्यालय में उनका योगदान बहुत अच्छा रहता है, वो आदरणीय डॉक्टर जगदाले सर, महाविद्यालय विशेष अतिथि के रूप में जिसने सहभाग लिया है वो आदरणीय डॉक्टर योगिता जी हिरे मैडम, कला संकाय के अधिष्ठाता डॉक्टर मृणाल भारद्वाज मैडम, प्रमुख अतिथि एवं मार्गदर्शक के रूप में जिनका वक्तव्य सुनकर मैं बहुत आनंदित हुआ, मुझे बहुत आनंद लगा है और बहुत खुशी मिली है, वो आदरणीय डॉक्टर आरती पाठक एवं डॉक्टर गिरिजी भाई भाटिया, विविध महाविद्यालय के प्राध्यापक और सभी छात्र, मेरे सभी स्टाफ और मेरे भाई और बहनों, ये हमारा येवला जो है, इसमें 1857 में जो आंदोलन हुआ था वो सेनापति तात्या टोपे की ये भूमि है। सेनापति तात्या टोपे ने जो नेतृत्व किया था आंदोलन में, तो उनका जन्म यहाँ येवला में हुआ है। मुझे और एक बात कहने में बड़ी खुशी हो रही कि 1925 में राष्ट्रीय स्कूल के उद्घाटन यहाँ येवला में हुआ था और महात्मा जी गांधी सर यहाँ आए थे। उनका जो भाषण है वो अभी सब राष्ट्र में बहुत प्रचलित उनका वक्तव्य रहा है। और 1935 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह येवला में आकर धर्मांतर की घोषणा की थी।
लोकमान्य टिळक यहाँ येवला में आए थे और विदा सावरकर की नासिक जिला तो भगूर में उनका जन्म हुआ है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि येवला जो भूमि है वो क्रांतिकारकों की भूमि है, विचारवंतों की भूमि है और इस भूमि में ऐसा वेबिनार संपन्न हो रहा है। सब पाठक सर और आदरणीय मैडम जी, उसने जो आरती पाठक मैडम जी ने जो वक्तव्य किया है वो हमारे लिए बहुत भाग्य की घटना रही है कि आपका वक्तव्य सुनकर ये स्वतंत्र आंदोलन और जब जो लेखकों ने जो काम किया है, जो विचारवंतों ने जो काम किया है वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रही है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में साहित्य का विशेषता हिंदी भाषा का योगदान हम भूल नहीं सकते। समाज के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब तत्कालीन साहित्य पर पड़ता है। वैसे स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी के साथ मराठी, बंगाली, उर्दू आदि भाषाओं का योगदान ही महत्वपूर्ण रहा है। भारत जैसे बहुभाषी, बहुसंस्कृति, रीति रिवाजों के लोगों का एक सूत्र बांधने का काम राष्ट्रभाषा हिंदी ने किया है और महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक जी, विदा सावरकर, लाला लजपत राय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, चापेकर बंधु, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कितने लोगों जिन्होंने इस समय के लोगों को हिंदी भाषा में संबोधित किया और स्वतंत्र प्राप्ति का संदेश भी दिया है। मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, निराला, दिनकर, बाबा नागार्जुन, यशपाल, ऐसे कितने ही हिंदी साहित्यकार है जिसके हिंदी में हमें स्वाधीनता आंदोलन का मूल मंत्र भी मिलता है। इस प्रकार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में साहित्य का योगदान दिखाई देता है। साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संगोष्ठी में सभी महानुभाव उपस्थित हुए, अपने सब आपका मैं सम्मान करता हूँ, आपका शुक्रगुजार अदा करता हूँ। इस संगोष्ठी में जिसने सूत्र संचालन किया है वो हमारे महाविद्यालय के प्रोफेसर बच्छव जी है और हिंदी के प्रधानाचार्य, हिंदी के विभागाचार्य डॉक्टर आर्यन वाकड़े जी, जिसने प्रास्ताविक किया है वो डॉक्टर अनिता नेरे मैडम है और सभी महाविद्यालय के सभी प्रोफेसर यहाँ जुड़े हैं और महाराष्ट्र तो बल्कि महाराष्ट्र नहीं तो देश के बहुत सारे प्रोफेसर यहाँ जुड़े हैं और ये सब विचार आदरणीय आरती पाठक मैडम और गिलजी भाई भटिया उसने जो विचार मंतव्य यहाँ रखा है, इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने सभी ने जो सहयोग दिया है, इसलिए मैं सबका आभार ज्ञापित करता हूँ और मेरा जो अध्यक्षीय वक्तव्य है वो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। नमस्ते सर, बहुत बढ़िया रहा आपका। मातृभाषा मराठी होकर भी हिंदी में आपने अपनी बात रखी। हिंदी परिवार की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से और पूर्णतः सब हिंदी प्राध्यापकों की ओर से मैं मनपूर्वक आपको धन्यवाद देता हूं और बहुत अच्छी तरह से आपने अपना अध्यक्षीय मंतव्य रखा। अंत में जिसका हम करे वो आभार प्रदर्शन मैं करूंगा। आभार प्रदर्शन के पहले जो अनेक व्यक्तियों ने देश की स्वाधीनता के लिए जिन जिन महान साहित्यकारों ने योगदान दिया, जिसमें हम प्रेमचंद जी का उल्लेख करते, प्रसाद पंत, निराला, बाबा नागार्जुन जी का सभी का उल्लेख करते और निसंदेह हिंदी भाषा के में योगदान बहुत कुछ रहा इस आजादी के आंदोलन में। एक केवल झांसी की रानी की जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, उसकी केवल एक 4 पंक्तियां है, वो 4-5 पंक्तियां में से यहाँ समापन होगा। झांसी की रानी देश के आजादी की मर मिटने वाली ये पहले ऐसी महिला थी कि जिसने स्वाधीनता संग्राम में किया और ऐसे की प्रधानाचार्य ने जिनका उल्लेख किया वो था आदरणीय डॉक्टर तात्या टोपे जी का। उनके साथ लड़ने वाली ये झांसी की रानी थी। उन पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बहुत सुंदरता से बात कही थी। कानपुर के नाना की मुंह वाली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम था, पिता की वह संतान अकेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जवानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्र अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों ने चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी,
तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने खूब सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी की रानी की जो कविता है निसंदेह तत्कालीन महिलाओं को प्रेरणा देने वाली है। मैं अंत में यहाँ डॉक्टर पूनम बोरसे जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी महानुभावों का, सभी अतिथियों का, विशेषता मुझे दिखाई दे रहा है हर्सुल महाविद्यालय के बहुत सारे प्राध्यापक है, नामपुर महाविद्यालय के बहुत सारे प्राध्यापक जुड़े हुए हैं, हमारे ज्येष्ठ प्राध्यापक बिरारी सर है, सब जुड़े हुए हैं। उन सब का नाम उल्लेख कर, हमारे महाविद्यालय के पदाधिकारियों का भी नाम उल्लेख कर आभार प्रदर्शन करे। उसके पहले मैं आदरणीय रघुनाथ वाकले सर जी ने अभी एक आपके पास जिन लोगों ने अपेक्षा रखी थी फीडबैक लिंक भेज दिए हैं, कृपया इस फीडबैक लिंक में बहुत कुछ जानकारी देवनागरी लिपि में है, देवनागरी लिपि में उसको भरकर आपका प्रमाण पत्र आपको निसंदेह आज ही मिल जाएगा। मैं आदरणीय हिंदी हमारे संस्था के हिंदी अध्ययन मंडल के अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर पूनम बोरसे जो हर्सुल महाविद्यालय की हिंदी विभाग अध्यक्षा भी है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह आभार व्यक्त करें। हेलो सर, सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? आ रही मैडम, आ रही है सर? ओके। नमस्कार। महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचालित कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय येवला हिंदी विभाग एवं मराठी और हिंदी अध्ययन मंडल के संयुक्त तत्वावधान द्वारा आयोजित महाविद्यालय के सुवर्ण वर्ष, भारतीय स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य एवं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी, मराठी एवं अंग्रेजी साहित्य का योगदान विषय पर आधारित एक दिवसीय राष्ट्रीय आभासी ई संगोष्ठी हेतु हम सब उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आज की संगोष्ठी की मार्गदर्शक रायपुर छत्तीसगढ़ की हिंदी विभागाध्यक्षा सम्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर आरती जी पाठक मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित रही और मैडम ने बहुमोल ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हिंदी भाषा की महती विशद करते हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी साहित्य का योगदान विषय पर बहुत ही मार्मिक एवं उद्बोधन पर विवेचन आपने किया। मैडम, आपके मार्गदर्शन से हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई ही, लेकिन आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हमें बहुत ही मधुर और परिनिष्ठित हिंदी से हम सभी हिंदी प्रेमी अध्यापक लाभान्वित हुए, इसलिए पुनः एक बार आपके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज की संगोष्ठी के दूसरे मार्गदर्शक गुजरात से डॉक्टर गेलजी भाई भाटिया जी संगोष्ठी के लिए उपस्थित रहे और उन्होंने बहुमोल मार्गदर्शन किया, इसलिए आपके प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। स्वतंत्र पूर्व एवं स्वतंत्रता के बाद के साहित्य पर प्रकाश डालते हुए आपने हिंदी साहित्य की महती विशद की। वैसे देखा जाए तो हिंदी भाषा और उसके साहित्य की महती इतने कम समय में विशद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने भारतेंदु से लेकर आज के साहित्य पर प्रकाश डालते हुए बहुत ही सटीक ज्ञानवर्धक ऐसा मार्गदर्शन किया, इसलिए महाविद्यालय की ओर से पुनः एक बार आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। संगोष्ठी के उद्घाटक महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था के सहसचिव आदरणीय डॉक्टर वीएस मोरे जी उद्घाटक के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने अपना मंतव्य व्यक्त किया, इसलिए मैं उनके प्रति तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। संगोष्ठी के प्रमुख अतिथि महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था के ट्रस्टी आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर बीएस जगदाले जी, आप अपनी अत्यंत व्यस्तता के बावजूद भी संगोष्ठी में आप उपस्थित रहे और अपनी शुभकामनाएं संगोष्ठी के लिए आपने प्रदान की, इसलिए महाविद्यालय की ओर से आपके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। संगोष्ठी की विशेष अतिथि महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था की ट्रस्टी एवं लोक नेता वेंकटराव हीरे महाविद्यालय पंचवटी नासिक की हिंदी विभागाध्यक्षा सम्माननीय डॉक्टर योगिता जी हीरे किसी कारणवश संगोष्ठी में उपस्थित नहीं रह सकी, लेकिन आपने अपनी शुभकामनाएं संगोष्ठी के लिए हमारे पास प्रकट की है, इसलिए आपके प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ।
महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था की मानविकी विद्या शाखा की अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर मृणाल जी भारद्वाज संगोष्ठी के लिए उपस्थित रही, इसलिए आपके प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। आज की संगोष्ठी के प्रेरणा स्रोत, पथदर्शक, जिनकी सहायता से आज की संगोष्ठी सफल हो सकी, वह संगोष्ठी के अध्यक्ष महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर भाऊ साहब जी गमे जी ने अध्यक्षीय मंतव्य के रूप में मार्गदर्शन किया, इसलिए आपके प्रति भी मैं हिंदी विभाग और हिंदी अध्ययन मंडल की ओर से शुक्रिया अदा करती हूँ। एसपीएच महिला महाविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्षा प्रोफेसर डॉक्टर अनीता जी नेरे ने प्रास्ताविक किया, इसलिए उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। रिसर्च जर्नी के प्रकाशक डॉक्टर धनराज जी धनगर ने समय सूचकता को ध्यान में रखकर रिसर्च जर्नी ई जर्नल का प्रकाशन कार्य पूर्ण किया, इसलिए मैं महाविद्यालय की ओर से उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर आर.एन. बाकले जी ने संगोष्ठी का आयोजन किया एवं अतिथि परिचय किया, इसलिए उनके प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। आज की सफल संगोष्ठी के सूत्र संचालक हिंदी विभाग के सम्माननीय प्राध्यापक कैलाश जी बच्चाव ने बहुत ही सुंदर सूत्र संचालन किया और श्रोताओं को संगोष्ठी में बांधे रखा, इसलिए उनके प्रति भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। महाविद्यालय के उप प्रधानाचार्य प्राध्यापक शिवाजी गायकवाड़ जी, डॉक्टर अरुण जी बनारस से तांत्रिक सहायक जिनकी वजह से यह संगोष्ठी सफल हो सकी, वह डॉक्टर गौतम जी गोलते, डॉक्टर मनीषा जी गायकवाड़, प्राध्यापक वैभव जी सोनोने, श्री सुनील जी वाघ, हिंदी अध्ययन मंडल के सभी सदस्य, विभिन्न महाविद्यालय से उपस्थित हिंदी के समस्त अध्यापक, शोधार्थी एवं छात्र छात्राओं, सभी का मैं महाविद्यालय एवं हिंदी विभाग एवं हिंदी अध्ययन मंडल की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ और संगोष्ठी के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से यह घोषित करती हूँ कि समारोह का समापन हुआ। धन्यवाद। और आगे के सूत्र प्राध्यापक बच्चाव जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। केवल सभी प्रतिभागियों से एक सूचना है कि हमने व्हाट्सएप फीडबैक लिंक भेज दिए हैं, उसमें आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। दूसरी एक सूचना है कि जिन लोगों ने लेख भेजा है हमारे रिसर्च जर्नी में, 2 दिन में आपके व्हाट्सएप पर या आपके ईमेल हमारे पास है, निसंदेह आपको कल शाम तक वो मेल पर आपको ऑनलाइन वो आपका लेख भेज दिया जाएगा। इसमें आप बिल्कुल ही किसी प्रकार का संदेह मत रखिए। पुनश्च एक बार सभी विद्वानों को, मराठी के बहुत सारे विद्वान जुड़े हैं, हिंदी के बहुत सारे विद्वान जुड़े हैं और अन्य महाराष्ट्र के बाहर के भी लोग बहुत सारे जुड़े हैं, सभी के प्रति हम महाविद्यालय परिवार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और माननीय प्राचार्य जो इस संगोष्ठी के अध्यक्ष हैं, मैं उनकी अनुमति से यह कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ ऐसी घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। चलेगा सर।